अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फेस टू फेस और मैं हूं आपके साथ मुनीज़ मोइन। पाकिस्तान सैलाबी तबाहकारियों की जद में है। पंजाब हो, सिंध या खैबर पख्तूनख्वा, हर जगह पर अवाम परेशान दिखाई दे रहे हैं। वज़ीर आज़म के बकौल IMF से बात करने के बाद शहर हो या देहात, हर जगह पर हर फर्द तक रिलीफ पहुंचाया जाएगा। बिजली के बिलों में रिलीफ का इंदिया भी दिया है। जबकि अगर मैं बात करूं वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा की, तो उनका ये कहना है कि सैलाब ज़दा इलाकों के वो दौरे कर रही हैं और हुकूमत का विजन ये है कि सैलाब से बचाव या इनखला तक ऑपरेशन जारी रहेगा और हर नुकसान का मदावा किया जाएगा। हर उस पाकिस्तानी का जो भी नुकसान हुआ है उसका मदावा किया जाएगा। और इसी पर बात करने के लिए पैनल में मेरे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ पंजाब शहजाद हुसैन भट्ट साहब। उनके साथ तशरीफ रखते हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सलमान आबिद साहब। मियाँ गफ़ार साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जबकि शहर क़ायद कराची से सियासी रहनुमा सायरा बानो हमारे साथ मौजूद होंगी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पंजाब की सूरत हाल काफ़ी ख़राब है और मुल्तान की जानब भी आप देखें, जलालपुर में आप देखें, लोग ऐसा कह रहे हैं कि अगर जलालपुर में सैलाब को तबाही से बचाना था तो आपको पहले बंद तोड़ दिया जाना चाहिए था, जो कि आपने बाद में तोड़ा। इस पर काफ़ी बाज़गश सुनाई दे रही है कि बचाया जा सकता था या नहीं बचाया जा सकता था। लेकिन मियाँ गफ़ार साहब, क्योंकि आप वहीं पर कहीं करीब में मौजूद हैं, मैं चाहती हूँ कि आप हमें ज़्यादा बेहतर इस बारे में बता सकते होंगे कि क्या हो सकता था तो क्या नहीं हो सकता था। क्या कहते हैं आप? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, असल जो प्रॉब्लम है वो ये है कि पानी जो है वापस आ रहा है, पानी बैक मार रहा है। इन्होंने 100 साल से जो हमारे हेडवर्क्स का बैराजेस का स्ट्रक्चर था उसको बर्बाद कर दिया है महकमा नहार ने। जो अंग्रेजों का बना हुआ दरियाओं के ऊपर और जो नहरी निज़ाम था, जितने भी हेडवर्क्स थे वहां से जो नहरें निकलती थी, सबसे पहले उन्होंने ये तजर्बा तौंसा में किया, वहां बर्बाद किया। फिर उन्होंने जनाब बराज में किया, वहां खराबी की। अब इन्होंने हेड तौंसा में इन्होंने ये किया कि डाउन स्ट्रीम में, यानी कि हेड को क्रॉस करके जब पानी आगे गुजरता है तो आगे इन्होंने कंक्रीट की एक दीवार खड़ी की हुई है। अच्छा। अपनी तरफ से इन्होंने हेड को बचाया, लेकिन उस दीवार की वजह से पानी की फ्लो में शदीद रुकावट है और पीछे से जो बहुत स्पीड से पानी आ रहा था अप टू सदनाई और अप टू हेड मोहम्मद वाला, हेड मोहम्मद वाला से आगे शेरशाह और शेरशाह से जलालपुर तक, शुजाबाद तक जो है वो पानी वापस आ रहा है, पानी आगे गुजर नहीं रहा। ये बहुत बड़ा टेक्निकल फॉल्ट है और इसके ऊपर कोई बोल नहीं रहा। ये साबका हुकूमतों में ये बने थे और ये डिजाइन गलत है। और दूसरी बात ये कि देखें, जलालपुर से शुजाबाद कदरे बुलंदी पे है, ऊंचा है। आज शुजाबाद में बंद टूट गया और पानी दाखिल हो गया है। तो अभी पानी पिछले 6 दिन से जलालपुर में खड़ा है, वहां से निकलने का नाम नहीं ले रहा। और तीसरी बात ये है कि आप हैरान होंगी कि अलीपुर का इलाका सीडपुर जो है वो हमेशा वहां कभी भी दरिया चिनाब का पानी नहीं आता था, वहां दरिया सिंध का पानी आता था। इस वक्त दरिया चिनाब का पानी तकरीबन 35 किलोमीटर का सफर तय करके सीडपुर को डुबो चुका है। और दूसरी बात यह है कि बाज़ जगह पे जो दरिया चिनाब में हेडपंजर के इर्द गिर्द और इससे आगे और इससे पहले जो पानी है उसका जो इस वक्त कैचमेंट एरिया है वो 50 से 70 किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ है। और ये भी पहली मरतबा देखने में आया है, वरना 10 फुट 8 फुट 10 फुट पानी होता है। इस मरतबा बाज़ जगह पे 15-15 फुट पानी है। और कश्तियां उल्टने की जो अभी तक तस्दीक हुई है वो तो सरकारी तौर पे 5 हैं, लेकिन कश्तियां ज्यादा उल्टी हैं। उसकी वजह ये है, अब कश्ती चल रही है पानी में, पता ही नहीं होता कि नीचे कोई छत है या नीचे कोई दरख्त की जो है टहनियां हैं। तो छतों के ऊपर जब कश्ती आती है तो वो उसको टकराती है तो वो उल्ट जाती है। और बहुत सारे ऐसे वाकयात हो रहे हैं, जो लोग फौत हो चुके हैं उन्हें दफनाने के लिए कब्रिस्तान नहीं मिल रहे, क्योंकि सारे कब्रिस्तान डूबे पड़े हैं। लिहाजा लोग अपनी मैयतों को लेकर दूर दराज के इलाकों में दफनाने पर मजबूर है, ऐसे इलाकों में जहां पानी नहीं है। हुकूमत अपने तौर पे बहुत कोशिश कर रही है सारी। मैं समझता हूँ ये क्रेडिट है हुकूमत पंजाब का कि इस बदतरीन सूरत हाल में उन्होंने तमाम तर सरकारी महकमों को, तमाम इंतजामी महकमों को बाहर निकालना और सारे फील्ड में है। जिनका सैलाब से तल्लुक है वो भी और जिनका तल्लुक नहीं है वो भी फील्ड में है। इसके बावजूद जो है ये इतना बड़ा अजाब है कि ये कंट्रोल नहीं हो रहा। और मैं समझता हूँ कि हेड पाइजनस पे जो इन्होंने डाउन स्ट्रीम में जो दीवार बनाई है, जो टेक्निकल लोग बता सकते हैं। इस हवाले से मेरी अजीज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है, वो हाइड्रोलिक्स के हैं, डेमो के माहिर है, हेडवर्क से माहिर है। उनका क्या कहना है? मेरी उनसे बड़ी तफसीली बात हुई है। उन्होंने 2018 में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो उस वक्त के थे उन्हें खत भी लिखा था और उन्हें कहा था कि इस पे बड़े पैमाने पे तहकीकात होनी चाहिए।
ये बैराजेस को नुकसान पहुंच रहा है। अब आप खुद देखें कि जब बैराज से स्पीड से पानी निकलेगा, उसके आगे एक दीवार रुकावट बना के खड़ी होगी, तो वो तो बैराज को नुकसान पहुंचाएगा। देखा जाए तो इन्होंने 1000 फुट इजाफा किया हेड पांचनाथ में। पहले हेड पांचनाथ जो है वो 2 हिस्सों में तकसीम था। लेकिन गफ्फार साहब उस वक्त तक तो ये कहना भी कबल अज़ वक्त था ना कि इतने बड़े सैलाब की जद में पाकिस्तान आ जाएगा और उससे इतनी ज्यादा तबाहकारियां होंगी। डेफिनेटली हुकूमत वक्त इस पर काम कर रही होगी, लेकिन लोग अपनी मदद आपके तहत भी हमें काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं, जिसका कई जगहों पर हमें नुकसान भी उठाना पड़ रहा है, क्योंकि वो बड़े बड़े टायर्स को लगाते हैं, उनको फिर आपस में बांधते हैं और उस पर चारपाई डालकर अपना साजो सामान उस पर लाद देते हैं, और कहीं से अगर वो किसी चीज से टकराती है और वो टायर ब्रस्ट हो जाता है तो फिर वो भी डूब जाते हैं और इसके सिलसिले में नुकसान भी उठाना पड़ता है। लेकिन जहां तक गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की बात है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की बात है, मैंने इंट्रो में भी वजीर आजम की जानिब से जो दावा किया गया है उस पर भी बात की है, वजीर आला पंजाब की जानिब से जो बातें की जा रही हैं उसके भी ऊपर बात की है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि शहजाद हुसैन भट्ट साहब इस पर ज्यादा वजाहत दे दें। सर, कहा जा रहा है कि बिजली के बिलों में रिलीफ दिया जाएगा और उसके अलावा भी क्या क्या होने जा रहा है, अवाम को किस तरह से इस सैलाबी सूरत हाल में फैसिलिटेट करने का विजन क्या है? बहुत शुक्रिया मुनीज़ मोइन। ये बिलों वाली बात भी ठीक है, और क्या क्या इकदाम हो रहे हैं और क्या इस वक्त हुआ है, मैं आपको 2 हिस्सों में तकसीम कर देता हूँ। पहला हिस्सा तो ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ है, उसने काबीना इजलास में ये तस्लीम किया है कि ज़राई और माहौलियाती एमरजेंसी जो है वो इस वक्त हो चुकी है, शदीद ख़तरात लाक है। ये एक पॉजिटिव बात आ गई है कि हमने तस्लीम किया है कि मुल्क में ये सूरत हाल है काबीना ने। और इसके साथ साथ आप गौर करेंगी तो हज़ारों एकड़ अराजी जो है वो डूब गई है, चावल, कपास, मकई, गन्ना और सारी चीज़ों के साथ साथ जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसने जून के आखिर तक अब तक 928 अफराद हलाक होने की तस्दीक की है, जबकि यूनाइटेड नेशन के मुताबिक 60 लाख शहरी मुतासर हुए हैं। अब आते हैं उस टॉपिक पर कि इस वक्त फिर हुकूमत ने अगर तस्लीम कर लिया तो भाई वो करेगी क्या? फिर करने हुकूमत मुनीज़ मोइन ये जा रही है कि नुकसान जो है उसको देखना, उसको मॉनिटर किया जा रहा है, और मुस्तकबिल के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम बशमूल जो पहाड़ी इलाकों पर था उस पर रडार की तनसीब की जा रही है। उसके साथ साथ पंजाब हुकूमत एक बहुत बड़ा ड्रोन आया, ये आया नहीं, ये इस वक्त काम करना शुरू हो गया, जो 200 किलोग्राम तक वजन उठाकर लेके जा सकता है किसी शख्स को पानी में। अच्छा, किश्तियों की बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी कि किश्तियां कई दफा रेस्क्यू की खराब हो जाती थी, और साथ साथ जो दूसरे बंदे थे, अफराद प्राइवेट थे, वो बहुत महंगे दामों दे रहे थे और इनको आने और जाने में दुश्वारी थी। तो ये ड्रोन से पानी में फंसे हुए जो अफराद हैं उनको निकालने में भी बहुत आसानी होगी। और आखिरी लाइन है मुनीज़ मोइन, इस वक्त जो हालात पाकिस्तान के पंजाब के हैं, अब ये सारा सिस्टम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने कर दिया है, लेकिन सवालिया निशान इस वक्त जरूर है कि ये $बिलियन, ये इंटरनेशनल एड, हुकूमती बजट पे कट कितना लगेगा, होगा क्या, कहां से आएंगे ये पैसे और कहां से कमाए जाएंगे ये पैसे। ये हुकूमत की एक देखने वाली पॉलिसी है कि आइंदा दिनों में वो क्या करती है। सायरा जी, आप गालिबन ये सोच रही हैं कि ये पैसे कहां से आने हैं या आप कुछ और बताना चाह रही हैं? लेकिन मैं ये भी चाहूंगी कि आप हमें सिंध की सूरत हाल पर भी थोड़ी रोशनी डाल दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। मैं बस ऐसे सोच रही थी, हम पता नहीं कौन सी बातों में उलझे हुए हैं, कहाँ से आएंगे पैसे। अरे भाई, वहीं से आएंगे पैसे जिससे सारी मराहत होती है। तो खुदा के वास्ते 77 साल मुल्क की तारीख में कोई एक ऐसा शख्स भी नहीं आया कि जो ये तमाम इक़दामात करता, कोई गवर्नमेंट, कोई पार्टी जो इक़्तिदार में रही है। और आपने कहा ना कि ये अभी कुछ कोई किसी ने कहा कि कोई बंद वगैरह, अच्छा ये बने, भाई जो लोग होते हैं ना वो 100 साल आगे आने वाले 100 साल पहले की प्लानिंग करते हैं। तो अब जब से ये हुआ है माहौल, आप यकीन नहीं करें, एक तो पहले मैंने ट्विटर का इस्तेमाल वो कहते ना कि बिल्कुल ही कम कर दिया, ना होने के बराबर, कि यहाँ पर कोई सोच समझ वाला कोई इंसान, कोई थिंक टैंक आप पता कलामी की माजरत। सायरा जी, आप 100 साल की बात कर रही हैं, वो शारा भुट्टो के बारे में भी बताइएगा, वहां तक पानी तो नहीं पहुंचा? तो वो मैंने कहा सब एक दूसरे पे, अब शारा भुट्टो पे एक सवाल उठा है, बजाय कि सिंध गवर्नमेंट उसको गलती तस्लीम करती, मे भी वो डायरेक्ट इन्वॉल्व ना हो, जो इंजीनियर था, जो बनाने वाला था, जो उससे मुल्का डिपार्टमेंट है, उल्टा उन लोगों ने उसकी सफाइयों और लोगों के ऊपर खुदा जाने क्या क्या कहना शुरू कर दिया। वो उसके ऊपर बाकायदा पूरी रिपोर्ट है, जाकर देखा है सारा। वो इसको सियासी रंग मैं कहती हूँ मत दे, लेकिन जो कसूरवार है उसको सजा मिलनी चाहिए। मुनीज़े जो एक रिजर्वायर बनाया हुआ है, जो छोटा सा बंद बनाया हुआ है, उस पे
उस इंजीनियर ठेकेदार ने मट्टी भरकर, आपने देखा होगा वो कितनी बुरबुरी सी मट्टी है और इसके ऊपर इतनी मोटी सी 2 या 3 इंच की सड़क है और कहते हैं कि हमने इसको कट लगाया है। कट नहीं लगाया, वो बह गई है। सवाल सायरा जी ये है कि इंतजामिया क्या कर रही है, पीडीएमए क्या कर रहा है या फिर डीडीएमए क्या कर रहा है? सलमान आबिद साहब, आप इस बारे में बताएं। देखिए जी, पहली बात तो ये है कि ये 35 बरस के बाद एक बहुत बड़ा सैलाब जिसका सामना पाकिस्तान को है और 45 लाख से 50 लाख अफराद इससे बराह रास्त मुतासर हुए हैं। 5000 के करीब देहात जो है वो मुतासर हुए हैं और 1000 के करीब अफराद जो हैं वो इसका निशाना बने हैं, यानी हलाक हुए हैं। अब सवाल ये है कि इस वक्त हुकूमत जो है वो, आप देखिए कि जिस वक्त हुकूमत का वज़ीर या वज़ीर आला या गवर्नर या प्राइम मिनिस्टर खुद बराह रास्त जाकर किसी जगह पर जाकर खड़े होते हैं तो वहाँ तो आपको इंतज़ामी मशीनरी बड़ी हरकत में नज़र आती है। वहाँ तो हमें लगता है कि जैसे हुकूमत बिल्कुल नज़र आ रही है और बिल्कुल हुकूमत के इदारे जो हैं वो बड़े फाल तरीके से चीज़ों को करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जहाँ से हुकूमत के लोग जो हैं बाहर निकलते हैं, यानी वज़ीर आला, वज़ीर, गवर्नर, वज़ीर आज़म, तो साथ ही जो हमारी ज़िले इंतज़ामिया है उसकी नाहिली बहुत नज़र आती है। यानी आप अंदाज़ा लगाएं, जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट सिस्टम है, मैं बार बार कहता हूं कि जो हमारा डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट सिस्टम है ये इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका है, इतना ज़्यादा इसमें ख़राबियाँ पैदा हो चुकी हैं कि इसमें इस्लाह के इम्कानात एक बड़ी रिफॉर्म्स के बगैर मुमकिन नहीं है। आप देखिए कि हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है वो जिस तरीके से एक कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए थी डिस्ट्रिक्ट की प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की, फिर फेडरल गवर्नमेंट के साथ, वो ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो हमें फुकदान नज़र आता है, ना उनके पास कोई असेसमेंट नाम की कोई चीज़ थी, ना उनके पास कोई अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम था, ना उनके पास कोई मॉनिटरिंग सिस्टम था। एक रिएक्शनरी पॉलिसी थी जिसके तहत चीज़ों को करने की कोशिश की जा रही है। सलमान आबिद साहब, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि डीडीएमए को भी उसी तरह से काम करना चाहिए जिस तरह से एनडीएमए काम कर रहा है। ये जो निचली सतह पर इदारे होते हैं ना, ये उस तरह से हमें काम करते दिखाई नहीं देते, लेकिन इनकी सरपरस्ती करना भी जरूरी है, अहकाम देना भी जरूरी है। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि आज हम जिस सैलाब की लपेट में हैं और उसके बाद जो हम सफर कर रहे हैं उसका असल जिम्मेदार कौन है? हालात हैं, आवाम है, हुकूमत है? आपको क्या लगता है? सबसे पहले मैं चाहती हूँ सलमान आबिद साहब आप ही जवाब दीजिएगा, डिबेट ओपन है इस पर। देखिए, बात यह है कि हम किसी एक को कसूरवार नहीं कह सकते। हम ये कहें कि हुकूमत कसूरवार है, हम कहें कि लोग कसूरवार हैं, हम कहें कि इंतजामिया कसूरवार है, हम कहें सियासी जमातें कसूरवार है। मजमूई तौर पर हमारा जो गवर्नेंस का निज़ाम है वो बुनियादी खराबी पैदा कर रहा है और गवर्नेंस के अंदर जो जदीद तरीके आने चाहिए थे गवर्नेंस को लीड करने के लिए, वो हमने अभी तक नहीं किए हैं। हम वही रवायती तरीकों से चीज़ों को डील करने की कोशिश कर रहे हैं। अचानक सैलाब आता है, अचानक बारिश आती है तो हम बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, हम बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव होकर काम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही सैलाब पीछे जाता है, बारिशें ख़त्म होती हैं, तो फिर हम जो है फौरी तौर पर जो है ना वो सुस्त काम करना शुरू कर देते हैं। मैं तो मोहम्मद औरंगजेब जो वज़ीर ख़जाना है उन्हीं की बात को कोट करना चाहता हूँ, जिन्होंने कहा कि 2022 के सैलाब के बाद हुकूमत को जो इक़दाम करने चाहिए थे, आलमी इमदाद लेनी चाहिए थी, आलमी इदारों से मंसूबे अपने अप्रूव करवाने थे, वहां पर हमने नाकामी का सामना करना पड़ा है। तो जो काम हुकूमत को एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी के तहत करना चाहिए वही करेंगे तो उससे आप इन चीजों को डील कर सकेंगे। डिबेट ओपन है। सायरा जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? जहां पर आपकी बुनियाद की ईंट ही टेढ़ी लगी हुई और आप कह रहे हैं कि इमारत सीधी हो, यहाँ पर तो पिछले 77 साल से म्यूजिकल चेयर चल रही है कि जैसे एक बच्चा रोता है तो वो बारी उसको दे देते हैं, दूसरा रोता है तो उसको बारी दे देते हैं, एक पीटता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड कर दो, एक रोता है कि तराजू के पलड़े बराबर कर दो। इसमें अवाम और मुल्क और बाकी चीजें कहाँ गई? अवाम तो जिस तरीके से जिस तरीके से ये निजाम चला आ रहा है, जो हम देखते होते थे, जो हम लोग किताबों में पढ़ते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जिस वक्त हुक्मरानी की तब से यहाँ पर तो वही सब कुछ चला आ रहा है। इसको कौन सही करेगा? पूरे मुल्क की बात कर रही हूँ मैं, सिंध की भी बात कर रही हूँ, केपीके की भी बात कर रही हूँ। इंतहाई काबिल एहतराम सायरा बानो साहबा, जो आप फरमा रही हैं कि ईंट टेढ़ी लगी हुई है, यहाँ तक बात दुरुस्त है आपकी, लेकिन इस टेढ़ी ईंट को हम सब ने मिलकर सीधा करना है ना। तो मैं आपको खुशखबरी दे रहा हूं कि इस वक्त जो मौजूदा क़यादत है वो ये टेढ़ी दीवार को सीधा कर रही है। और जो आप कह रही ना मुनीज़े को सिर्फ पंजाब नजर आता है, आप अपने दिल पे हाथ रख के कि पंजाब सबसे ज्यादा क्या काम करता है वो आपको नजर नहीं आ रहा? गफ्फार साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं इस पे? देखिए, मेरी यार सुने कि 1968 तक ये लाजमी था कि 5वें ग्रेड से लेकर 22वें ग्रेड के हर ऑफिसर को सिविल डिफेंस की तरबियत दी जाती थी, मरहम पट्टी करना सिखाया जाता था
एक बाकायदा उसके बाद उनको सर्टिफिकेट मिलता था कि इस बंदे ने या सिविल डिफेंस की या जो तिब्बी इमदाद की और बाकी जो रिलीफ की तरबियत ले ली है। 68 के बाद वो बंद कर दिया गया। अब किसी के पास रिलीफ करने की, रिलीफ देने की बुनियादी तरबियत ही नहीं है। जो ऑफिसर वाली बात हो रही है, वाकई वो आ जाते हैं, वो मेहनत भी करें, फील्ड में भी है, लेकिन तरबियत की कमी है। देखें, हमने नई नई गाड़ियां ली, लेकिन हमने तरबियत नहीं ली। हमारे पास इतनी शदीद सूरत हाल खराब है कि इन्हें पता ही नहीं होता। जब कश्तियां पहुंच गई तो पता चला जी कश्तियों की जनाब मोटरें खराब है, उनकी जो मशीनरी है वो काम नहीं कर रही, कहीं पे चप्पू टूटे हुए हैं, कहीं पे और दीगर मसाइल हैं। वैसे तो गफ्फार साहब कहते हैं ना, जिसका काम उसी को सांझे। बहुत शुक्रिया कि आपने शिरकत की, लेकिन यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ कि काम किया जा रहा है इस बात से बालातर होके कि किसका ताल्लुक कहाँ से है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान जिस आफत की लपेट में है उसमें तमाम सियासी रहनुमाओं को, तमाम अवामी नुमाइंदों को मिलकर काम करना है। यहाँ तक के पाकिस्तानियों को भी निकल कर इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। अगर आप देखते हैं कि आपका हमसाया किसी परेशानी में है तो डेफिनेटली जाएं और उसकी मदद करें, क्योंकि हम इस वक्त एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। अभी प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, जिसके बाद वापस आएंगे और बात करेंगे इजरायली जारहियत पर। तो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। 9 सितंबर को कतर के दारुल हुकूमत दोहा पर फजाई हमला करके फलस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास की मरकजी क़यादत को निशाना बनाया गया था, जिस पर कतर के वज़ीर आज़म की अमरीकी सदर समेत आला हुकूमती शख्सियात से मुलाकात मुतवक्के है। ट्रंप ने कतरी वज़ीर आज़म को यकीन दहानी करवाई है कि इसराइल दोबारा हमला नहीं करेगा, जबकि इसराइल का बयान उस बयान के बिल्कुल मुतज़ाद है। और अगर आप आज की ताज़ा तरीन सूरत हाल देखें तो गजा में 42 अफराद इसराइल के हमले में शहीद हो गए हैं, जबकि 14 अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। ये इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ पैनल में मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद साहब। सर, आपको वेलकम कहेंगे और मैं चाहूंगी कि मैं गुफ्तगू का आगाज भी आप ही से करूं। आप मुझे बताएं, आपको नहीं लगता कि अमेरिका दोनों जानिब से खेल रहा है? क्या वो डुअल रोल प्ले कर रहा है? अभी उसकी जानिब से जो यकीन दहानी करवाई गई है कि इसराइल अटैक नहीं करेगा, और इसराइल ये कह रहा है कि वो दोबारा अटैक करेगा अगर कतर उसकी बात को फॉलो नहीं करता। तो क्या कहते हैं आप इस पर? जी हाँ, देखें, मेरे ख्याल में एक न्यू नॉर्मल एस्टेब्लिश कर दिया है इसराइल ने, और जिस तरह उन्होंने मैसेज दे दिया है कि हम ये भी कर सकते हैं तो फ्यूचर में और जो ममालिक हैं गल्फ के अंदर वहाँ पे भी स्ट्राइक कर सकते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम देखें कि अमेरिका का जो किरदार है या रोल है वो बड़ा मशकूक हो गया है, और बहुत सारे जितने राइटर्स हैं, एनालिस्ट हैं, उनका मानना है कि अमेरिका ऑन बोर्ड था जितनी जो कुछ हुआ है इसमें। क्योंकि आप देखें अल अदीद जो एयर बेस है वहां से लेके जहाँ पे एक्चुअल स्ट्राइक्स में इट इज 32 किलोमीटर्स, तो वो डिस्टेंस भी इतना थे। फिर देखें कि इट इज कंबाइंड एयर ऑपरेशन सेंटर है, तो इसका मतलब है वो दे कैन मॉनिटर ऑल द एक्टिविटीज इस पूरे रीजन में कर सकते हैं। फिर ये भी रिपोर्ट इतलात है कि जो कतर के अपने एयर डिफेंस सिस्टम है, उनका बड़ा ठीक ठाक एयर डिफेंस सिस्टम है, वो भी इन्होंने बेसिकली कहते हैं वो भी डिसेबल कर दिया था। सो देयरफॉर देखें, फिर ऊपर से ये भी मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस है। ये तुर्किया में लोग बैठे हुए थे, दे वर कॉल्ड, कतर में बुलवाया गया और इन्होंने बातचीत की और फिर उस लोकेशन पर गए थे। तो देखें, एक न्यू नॉर्मल सेट हुआ है, और उससे ये हुआ कि एक सीरियस सेटबैक है, और एक आप समझ लें कि इट इज इंसल्ट टू कतर है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के जो ममालिक है उनकी इंसल्ट है, अरब्स की इंसल्ट है। अगर ये खड़े नहीं होते अपने पाँव पे और इधर कई स्ट्रॉन्ग स्टैंड नहीं लेते हैं तो मेरे ख्याल में मुश्किलात आगे फ्यूचर में बढ़ेंगी, और द ओनली ऑप्शन है कि उनको एक स्टैंड लेना होगा कि एक जो चीज़ हो गई है, स्ट्राइक्स किए हैं, बदमाशी हो गई है, और उन्होंने देखे कि एक रोक स्टेट है, पैराज स्टेट है, अपनी मनमानी कर रहा है, इंटरनेशनल ऑर्डर हैज कोलैप्स्ड। देखिए, यूनाइटेड नेशन के कोई नहीं सुन रहा है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का कोई नहीं सुन रहा है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को कोई नहीं सुन रहा है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को कोई नहीं सुन रहा। तो इट मीन्स कि इंटरनेशनल ऑर्डर हैज कोलैप्स्ड। सो मल्टीपोलर वर्ल्ड में हम जब बात करते हैं तो हर मनमानी कर रहा है। सो इजराइल देखें, एज लॉन्ग एज हम क्या कहते हैं, द की इज यूनाइटेड स्टेट्स एंड अमेरिका, ट्रम्प अगर ये चाहते, देखें ना कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स की एड अमेरिका दे रहा है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के वेपन्स वो वहां पे दे रहा है, डिप्लोमेटिकली सपोर्ट कर रहा है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जब भी बैठते हैं
वहां पे कोई मसला होता है वो वीटो कर देता है। अगर आप कह रहे हैं कि जिसकी जो मर्जी वो जैसे चाहे कर लेता है, तो फिर क्या न्यू नॉर्म यही है कि माइट इज राइट? जी हाँ, बिल्कुल अभी ऐसा ही हुआ। देखें, दैट्स वाई हम कहते हैं कि आपने अपने पाँव पे खड़ा होना, आपकी आर्मी होनी चाहिए। आज देखें कि लीबिया की हालत हमारे सामने है, सीरिया को देख लें, यमन को देख लें, सोमालिया को देख लें, इराक को देख लें, लेबनान को देख लें, यमन को देख लें, एग्जैक्टली थी। जी हाँ, तो आज पाकिस्तान को आप देखें, आपकी मिसाल है, आपके पास एक बहुत स्ट्रांग आर्म्ड फोर्सेस हैं और हमने अपने से 5 गुना आर्मी को 4 घंटे में लिटा दिया था, तो वो हमारी कैपेबिलिटी है। फिर देखें, एक और इम्पोर्टेंट चीज है डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी। आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप, आपकी मिलिट्री लीडरशिप जो डिसीजन लेती है वो किस तरह बोर्ड लेती है। अगर आपने डिफेंसिव पे जाना है, खाली आपने बयानबाजी करनी है, तो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पास में हमने देखा है कि जिस तरह के गजा के ऊपर देखें, अरब लीग एक कंसेंसस के साथ एक डिक्लेरेशन नहीं ला सका है। तो अब आई डोंट नो कि क्या होते हैं, समिट जो संडे को हो रही है, लेकिन मेरा ख्याल में अब बेटर सेंस शुड प्रिवेल और एक स्टैंड लेना चाहिए और दे शुड आल्सो रीथिंकिंग फ्यूचर का क्या अलायंस हो सकता है। दिल के बहलाने को, रशिया की तरफ भी दिल के बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। हमने ये सूरत हाल क़ज़ा में देख ली है, लेकिन अभी मैं सलमान आबिद साहब को भी शामिल गुफ्तगू करना चाहती हूँ। सलमान साहब, आप मुझे बताएं कतर और अमेरिका के ताल्लुकात किस तरह के हैं, यू नो दैट, मगर हमने ये भी देखा कि अमेरिका ने कतर के बेसिस इस्तेमाल किए जब ईरान पर अटैक किया गया इसराइल की जानिब से। तो अब ऐसे में अगर इसराइल अटैक कर रहा है कतर पर, तो क्या अमेरिका लाइल्म था, या फिर आप ये कहें कि इसराइल इसके बाद किसी और इस्लामिक कंट्री को टारगेट नहीं करेगा या मिडिल ईस्ट में दोबारा से किसी को हदफ नहीं बनाएगा? क्या हम ये फर्ज कर सकते हैं, या फिर ये फर्ज करना मुश्किल है कि इसराइल क्या करेगा आगे? इससे ज्यादा मासूमाना तज्जिया कोई नहीं होगा कि इसराइल अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक बगैर किसी अमरीकी मर्जी के वो ये काम करता है। मैं बार बार ये कहता हूँ कि इसराइल का और अमेरिका का जो नेक्सस है वही इसराइल की सबसे बड़ी ताकत है, और जो कुछ इसराइल करता है उसके पीछे अमेरिका की पुष्टपनाही हासिल होती है, और ये आपने गजा में भी देखा और बाकी जगह पर भी देख लिया है। अब मसला ये है कि ये इस्लामी दुनिया के लिए एक बड़ा चैलेंज बन गया है कि अमेरिका और इसराइल का जो नेक्सस है मुस्लिम दुनिया को, अरब दुनिया को जिस तरह से टारगेट कर रहा है, और ये सिर्फ एक मुल्क या 2 मुल्क तक महदूद नहीं है, कि आहिस्ता आहिस्ता तमाम इस्लामी ममालिक और बिलखुसूस वो इस्लामी ममालिक जो एटमी कुव्वत रखते हैं, जो एक मजबूत फ़ौज रखते हैं, वो उनके निशाने पर होगी। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जो इस वक्त चैलेंज है कि अब ये जो अरब लीग का इजलास होगा अरब, उसमें इसके अंदर क्या इस्लामी ममालिक की लीडरशिप बड़ा फैसला करती है। ऐसी लीडरशिप जो पहले ही अमेरिका के साथ अपने मफादात को जोड़ी हुई है, बड़ी ताकतों के साथ जोड़ी हुई है, क्या वो ऐसा इंडिपेंडेंट फैसला कर सकते हैं? क्या ऐसा खुद मुख्तार और शफाफ फैसला कर सकते हैं जो बड़ी ताकतों को चैलेंज कर सकेगा? मुझे उसका इम्कान कम नजर आता है। लेकिन अब एक ऐसा स्टेज आ गई है जहां मुस्लिम दुनिया के हुक्मरानों को एक बड़ा फैसला करना होगा। अच्छा, तो सायरा जी, आपसे ये जान लेते हैं कि फिर मुस्लिम उम्मा को क्या फैसला करना चाहिए ऐसी सूरत हाल में? क्या लगता है आपको? मुस्लिम उम्मा इस पोजीशन में है कि फैसला कर सके। पहले गजा में और फलस्तीन में क्या हो रहा था? क्या वहां पर कीड़े मकोड़े मारे जा रहे थे, या चिड़ियों का या चूंटियों का शिकार हो रहा था? तो जब यहूदो नसारा किसी के दोस्त नहीं हो सकते, सूरह रोम में बाकायदा लिखा हुआ है तमाम ये जो वाकयात और हालात हो रहे हैं, इन तमाम चीजों को देखते हुए भी मुस्लिम उम्मा कतर ने जवाब क्यों नहीं दिया? जैसे कि अभी बताया जना साहब ने कि भाई उनका एयर डिफेंस सिस्टम, उनका पूरी वो सारा कुछ ये वो, तो ईरान ने भी तो जवाब दिया। तो ये देखिए खुद ही से स्टार्ट है कि कतर की जानिब से कहा जा रहा है कि कतर जवाब देगा, लेकिन उससे पहले बड़ों की बैठक हुई है। सायरा जी, जहां आप गजा की बात करिए कि उसके ऊपर बात क्यों नहीं होती? अगर सेंटकॉम का कोई वहां पर भी अड्डा होता तो फिर हो सकता है कि वहां से भी कोई जवाब आ जाता, लेकिन अभी कतर के ऊपर इसलिए बात करें क्योंकि अमेरिका के अपने अड्डे वहां पर मौजूद थे। मैं चाहती हूँ शहजाद हुसैन भट्ट साहब, अभी हमें डिबेट ओपन करनी है, लेकिन उससे पहले आपकी राय लेना बहुत जरूरी है। आप मुझे ये बताएं, आपको क्या लगता है कि पूरी दुनिया समेत, आप देखें ना, कतर समेत पूरी दुनिया, क्या इसराइल और अमेरिका ने मिलकर सबको मामू बनाया? क्या लगता है? काबिल एहतराम मुनीज़ मोइन, अच्छा सवाल है आपका, और जवाब उसका ये है कि इस वक्त अगर आप गौर करें कि पाकिस्तान, दूसरी तरफ भारत और इसराइल,
यार मतलब इसमें कोई शक मुझे है ही नहीं कि ये दोनों ममालिक इसराइल और भारत जो है वो पाकिस्तान के दुश्मन है और पाकिस्तान को गैर मुस्तकम करने का कोई मौका जो है वो हाथ से जाने नहीं देते। और यहां पर जो आपने सवाल किया अमेरिका, हाँ अफसोस के साथ कहना चाहता हूं कि अमेरिका भी इसमें शामिल है, एग्री। लेकिन नेतन्याहू ने जो बात की है, हमले के बाद की है, और उसने तमाम ममालिक को खबरदार किया है कि अपने अपने घरों में शिद्दत पसंदों को पनाह ना दे, वरना मैं फिर आऊंगा और फिर अटैक करूंगा। अब गौर करना पड़ेगा कि ये जो हमला हुआ है, तो इस कतर में क्या आपको इल्म नहीं कि हमास की जो सियासी क़यादत है वो कतर में आनिया और जानिया तो वो थी, और ये उस वजह से कर रहा है। अच्छा, अब अगर वो कर रहा है तो फिर ये डिक्लेयर है ना, इसमें तो कोई शक बहाम है ही नहीं, और इससे क्या उम्मीद रखे जाए। आपको वो भी याद होगा 1981 में जब इराक के एटमी रिएक्टर पर हमला किया था, तो 1982 में इसराइल और भारत ने मिलकर हमारा कोटा में एटमी तनसीबात को नुकसान पहुंचाने का मौका भी ट्राई की थी। लेकिन उस वक्त एक फौजी आमिर जनरल जिया, जिनको मैं समझता हूं जितने भी फौजी हुक्मरान इस वक्त आए हैं, वो पॉलिटिक्स पे मेरी उनके साथ डिसएग्री हो सकता हूं, लेकिन पाकिस्तानी होने पर मुझे किसी पर शक नहीं। हमेशा पाकिस्तान के हवाले से हर शख्स ने, हुकूमत रही है, फौज ने, सियासतदानों ने पाकिस्तान से गद्दारी नहीं की। और मनीज़ आखिरी 2 लाइनें सिर्फ ये ले ले मुझसे कि मुझे ये लग रहा है कि आने वाला जो वक्त है उसमें अब भारत के साथ साथ इसराइल पर भी हमें पॉलिसी जो है वो क्लियर करनी पड़ेगी। ठीक है शहजाद भट्ट साहब, अभी ये बात काफ़ी तवील है और डिबेट भी ओपन करने से पहले मैं प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करना चाहूंगी, तो नाज़रीन कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस्लामी ममालिक में पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जो एक एटमी क़ुव्वत का हामिल है। ऐसे में पाकिस्तान को इस सूरत हाल में जहां इसराइल की जानिब से अटैक किया गया है कतर पर, क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं, उस पर पाकिस्तान की क्या हिकमत अमली होनी चाहिए, इस पर बात की जानी चाहिए। क्योंकि मेरे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद साहब मौजूद हैं, तो मैं चाहूँगी गुफ्तगू का आगाज़ सर आपसे ही किया जाए और डिबेट ओपन है। सर, क्या राय है आपकी इस पर, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? जी, हमारे ख्याल में पाकिस्तान एक्टिवली देखें इस पर। जिस तरह प्राइम मिनिस्टर गए थे, इसके बाद हमारी स्टेटमेंट भी आई है, फिर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हमने वहाँ पे ये मूव की थी और जिस पर बहस हुई है, सो इट वाज अगेन पाकिस्तान उसमें थी। हमारी जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव है आसिम इफ्तिकार, मैं उनकी वो स्पीच सुन रहा था, बहुत ज़बरदस्त और डरने वाली उन्होंने स्पीच की है, इसराइल का नाम लेके, और उसको बरमला जिस तरह बनता था एक पाकिस्तानी के तौर पर उन्होंने किया है। बाकी पाकिस्तान देखें कि जो अभी जो समिट होगी, इसके कंक्लूजन में मेरे ख्याल में जो जहन में चीज़ें आती हैं, जहाँ मैं कहता हूँ कि वी हैव टू स्टैंड अप टू इट नाउ। अभी वो टाइम आया है, इस नो या नेवर वाली बात है, अगर नहीं करेंगे तो फिर हमेशा के लिए ये फंस जाएंगे। अभी इसमें ऑप्शन ये है कि देखें कि फिजिकली तो देयर इज नो पॉसिबिलिटी कि कोई जाएंगे, तो सो पाकिस्तान इनसे मिल के ये कोशिश ये करेंगे कि डिप्लोमेटिक एक ऑफेंसिव ऐसा हो कि जिसमें प्रेशर बिल्ड हो। दे कैन सीक दी OIC समिट के जरिए पाकिस्तान इंस्ट्रूमेंटल होगा, दे कैन सीक कि इंटरनेशनल इसमें इन्वेस्टिगेशन होने चाहिए, दे कैन गो टू द कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पे जा सकते हैं। और इसके अलावा देखें कि मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो अगर एक ये एक्शन ले लें तो ये अपना आप को साबित कर सकते हैं। देखें 11 मुस्लिम ममालिक ने इसराइल को रिकग्नाइज किया हुआ है, उसमें से 6 अरब के हैं, उसमें से 2 ऐसे ममालिक हैं जो गल्फ GCC के हैं, एक UAE है, द सेकंड इज बहरीन। अगर ये वहाँ पे ये डिसाइड कर लें ये 6 ममालिक, मुझे जो लगता नहीं है कि स्पेशली बाकी इजिप्ट भी है, जॉर्डन भी है, और इसके अलावा तुर्की जो है, सूडान भी है, मोरक्को भी है, जो अगर अरब की हम बात करें तो अगर ये वहाँ पे स्टैंड ले लें कि हम विड्रॉ कर रहे हैं, वी आर गेटिंग आउट ऑफ आल्सो इब्राहिम अकॉर्ड, वो उसमें एक बड़ा उसमें वेटेज आ सकती है। और इसके साथ साथ ये बात कर सकते हैं, देखें इसमें जब डिप्लोमेटिक सैंक्शंस की बात हो सकती है, ट्रेड एम्बार्गो की बात हो सकती है, आर्म्स एम्बार्गो की बात हो सकती है, अपनी एयर स्पेस को ये क्लोज कर सकते हैं फॉर ऑल फ्लाइट्स जो इजराइल की तरफ से आ रही हैं और जा रही है। सो कुछ ना कुछ करना होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मेरा ख्याल में अपने एम्बेसडर्स को रिकॉल करें, तो मेरा ख्याल में ये पॉसिबिलिटी है, इसमें पाकिस्तान इंस्ट्रूमेंटल होगा और इसके लिए। और देखें फ्यूचर में ये पॉसिबिलिटी हो सकती है
कि क्या कोई अलायंस बन सकता है, कि क्या हो सकता है, क्या ऑप्शन इसके पास है। लेकिन रिसेंटली जो अगर आपने फौरन जवाब देना फिजिकली तो इट इज आउट ऑफ क्वेश्चन, लेकिन डिप्लोमेटिकली और पॉलिटिकली हमारे पास ये ऑप्शंस अवेलेबल। ठीक है, हम पाकिस्तान के एशियन टाइगर और रीजनल टाइगर होने की बात करते हैं, तो क्या ये महज बात है सलमान आबिद साहब? पाकिस्तान क्या करेगा? क्या पाकिस्तान क़यादत कर सकता है इन तमाम इस्लामी ममालिक की? लेकिन डिपेंड करता है ना कि ये बाकी इस्लामी ममालिक क्या पॉलिसी इख्तियार करते हैं। किसी आइसोलेशन में तो पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता। अगर इस्लामी ममालिक मुश्तरका हिकमत अमली जो मैंने पहले कही, अगर वो इख्तियार करना चाहें तो उसमें पाकिस्तान लीड कर सकता है, पाकिस्तान उनको अपनी क़यादत फराहम कर सकता है। और जो बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, अमेरिका है, उनके साथ वो जो इंगेजमेंट की पॉलिसी है डिप्लोमेटिक कॉन्टेक्स्ट के अंदर वो आगे लीड कर सकता है। तो पाकिस्तान के पास इस वक्त ऑप्शन ये है कि वो इस बात पे जोर दे कि जो मुस्लिम ममालिक हैं वो एक कोलिशंस के अंदर आएँ और उस कोलिशंस के अंदर जो मुस्लिम दुनिया के इंटरेस्ट हैं उसके ऊपर वो डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर जाकर लीड करें और उनको बताएं अमेरिका को बार बार कि जो मुस्लिम दुनिया के अंदर ये खदशात बढ़ रहे हैं कि अमेरिका और इसराइल का जो नेक्सस है वो मुस्लिम दुनिया के खिलाफ है और मुस्लिम दुनिया के अंदर जो जाहिरियत पैदा हो रही है या मुस्लिम दुनिया में जो जाहिरियत की जा रही है उसका नुकसान ये हो रहा है कि मुस्लिम दुनिया में और अरब दुनिया यूरोपियन दुनिया के अंदर एक खलीज पैदा हो रही है, अमेरिका के खिलाफ नफरत बढ़ रही है। तो पाकिस्तान जो रोल प्ले कर सकता है वो डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर कर सकता है, लेकिन वो डिप्लोमेटिक फ्रंट में भी उसी सूरत में करेगा जब इस्लामी ममालिक और ये जो हमारी अभी इजलास हो रहा है इतवार को वो कोई मुश्तरका हिकमत अमली पर बड़े फैसले करें। अगर इन्होंने रेजोल्यूशन, करारदाद और मुजम्मत तक रहना है तो फिर शायद वो बात आगे नहीं बढ़ सकेगी जो बात आप और मैं यहाँ पर बैठ के सोचने की कोशिश कर रहे हैं। सलमान शहजाद हुसैन भट्ट साहब, आप ऐड करना चाहेंगे? काबिल एहतराम मुनीज़े, देखिए मैं सायरा बानो की तरह कोई एमफिल या पीएचडी किया हुआ शख्स तो नहीं, मुझे तो देसी ज़बान में गुफ्तगू करनी आती है। आसान ज़बान में मैं आपको समझा देता हूँ, 4 लाइनों में कहानी क्या है। ओ भाई, बिल्ली के गले में घंटी बांधना है, कौन बांधेगा बिल्ली के गले में घंटी? मैं आपको खबर दे रहा हूं, मैं आपसे को दावा करके कह रहा हूं कि पाकिस्तान इस पोजीशन में आ चुका है कि पाकिस्तान बांधेगा इस बिल्ली के गले में घंटी। और जो मेरे काबिल तरमान सलमान आबिद भाई फरमा रहे हैं ना कि मुस्लिम उम्मा, ये मुस्लिम उम्मा ने नहीं आना, ये पाकिस्तान जब फ्रंट पर आ रहा है और मैं समझता हूं मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक आ चुका है, तो ये सारी मुस्लिम उम्मा अब पाकिस्तान के पीछे खड़ी होगी और आने वाला वक्त जो है वो ये साबित करेगा कि पाकिस्तानी मशरक़ वस्ता के फैसले पाकिस्तान में होंगे। आप क्या समझती है, पाकिस्तान में सैलाब आया हुआ है और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कतर चला गया है, क्या गया ना, वहां को आइसक्रीम खाने गया है? नहीं, उनको जाना चाहिए था, यही मौका था प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को जाकर बताने का कि पाकिस्तान किस पोजीशन में है और सारी बात वहां तय हो रही है जो आहिस्ता आहिस्ता मंजर-ए-आम पर बुनिज़े आएगी। भट्ट साहब, मैं तो ये भी देख रही हूँ कि I-24 पर जो बेंजामिन नेतन्याहू ने इंटरव्यू दिया है वो तो ग्रेटर इसराइल की बात कर रहे हैं और ग्रेटर इसराइल का जो मैप उनके सामने पेश किया गया उसमें जोन से इलाके हैं और वहां इसराइल मौजूद नहीं है, तो जब तक वो हासिल नहीं कर लेते वो तो आराम से नहीं बैठेंगे, तो फिर आराम से बैठकर हमने क्या कर लेना है? मुस्लिम उम्मा को तो इकट्ठा होना होगा। सायरा जी, आप बताएं, आप क्या कहती हैं? इन सारी बातों में क्या कह सकती हूँ, पाकिस्तान को अपना मतलब देखना चाहिए। जनरल साहब, सलमान आबिद साहब, भट्ट साहब, मुनीज़े, आप सब सफर करते हैं हवाई जहाज पर, एक अनाउंसमेंट होती है कि प्रेशर की सूरत में जो ऑक्सीजन मास्क आपके सामने गिर पड़ेगा, झटके से और मास्क खींचकर अपने नाक और मुंह पे रख लीजिए। दूसरों की मदद करने से पहले अपना मास्क पहन लें। ये आपने जिंदगी में हजारों दफा ट्रेवल किया हुआ है, हजारों दफा ये आपने एक हिदायत सुनी होगी। तो मैं जाहिर अब इतने तज्जियागार सब बड़े बैठे में तकरीबन सभी बात हो चुकी है। मेरी एक आजाना सी मोतबारा सी गुजारिश है कि सबसे पहले अपना ऑक्सीजन मास्क पहने, फिर दूसरों की मदद करें। अच्छा, मैं जाते जाते मैं चाहती हूँ कि मसूद साहब आपसे ये जान लूँ कि अगर इजराइल दोबारा कोई जसारत करता है तो फिर क्या किया जाएगा? पाकिस्तान का अगला लहा अमल क्या होगा? क्या पाकिस्तान गारंटी दे सकता है कि कतर को कुछ हार्म नहीं होगा इजराइल से, या फिर कतर पहले जवाब देगा? आपको क्या लगता है? काबिल एहतराम मुनीज़े, आपकी इजाजत से ये ब्रिगेडियर साहब, आपने मुनीज़े मोइन का सवाल सुना है, इसमें एक लाइन ऐड कर ले मेरी, क्या हो सकता है, क्या कर सकता है? ठीक फरमा रही है। मैं मेरे नाज़रीन को यह भी बता दीजिएगा कि पाकिस्तान के पास जहाज और मिसाइल, हमारी रेंज क्या है। भारत को तो आपने रुला दिया, अब वो रोते हुए अपने बड़े भाई इसराइल के पास गया, तो हम कहां खड़े हैं? मेरी आंख के नीचे है वो या नहीं?
जी हाँ, देखिए भट्ट साहब, हमारी जो रेंज है ना, हम इसराइल इजीली पहुंच सकते हैं, तो उसमें तो कोई शक नहीं है, इसराइल को भी पता है। तो हमारे मिसाइल्स के वहाँ पे रेंज है, हमारी कैपेबिलिटी भी है। ओवरऑल देखें, हम एक न्यूक्लियर पावर है, और फिर एट द सेम टाइम हम कहते हैं वी आर अ रिस्पॉन्सिबल स्टेट। लेकिन अब जब कतर की बात आ रही है, तो कतर की अपनी तो कोई ऐसी हैसियत नहीं है, पोजीशन नहीं है। लेकिन देखें ना कि उनका पेनिनसुला शील्ड है, जीसीसी है, उसमें यह फैसला था कि अटैक ऑन एनी कंट्री विल बी टेकन एज अटैक ऑन ऑल कंट्रीज, लेकिन इसके बावजूद नहीं हुआ। पास में हमने देखा कि जब इराक ने कुवैत को इन्वेजन किया तो वहां इनकी डिप्लॉयमेंट वगैरह हुई थी। तो वो नहीं है, हो सकता है ये मिल के फैसले करे। सऊदी अरब बड़ा मुल्क है, इसमें तो उनके पास पावर है कि वो कुछ कर सकता है। लेकिन फ्यूचर में ये होगा कि देखें कि जब तक कोई मुस्लिम ब्लॉक अलायंस नहीं बनती है जिसको लीड पाकिस्तान करे, सपोर्टेड बाय तुर्किया और ईरान होगा, सऊदी अरब होगा, तो ये पॉसिबिलिटी है। इवन देखें कि इजिप्शियंस की अभी स्टेटमेंट में सुन रहा था कि जी वो उन्होंने कहा कि हम कोशिश करेंगे कि अपने जो रिलेशंस है उनको डाउनग्रेड करें। तो इससे तो बातचीत नहीं बनती है, उसके लिए आपने एक स्टैंड लेना है। जब आप फॉरेन कंट्रीज पे डिपेंडेंट होंगे, आप खुद सर आपका पॉइंट आ गया है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि स्टेट्स का एक अलायंस होना चाहिए और उसकी क़यादत पाकिस्तान को करनी चाहिए। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे, सर बहुत शुक्रिया आपका। सलमान आबिद साहब, शहजाद हसन भट्ट साहब, सायरा बानो साहब, आपका भी। मगर यहाँ पर आज जो हालात बने हुए हैं वो देख कर ये कहना गलत नहीं होगा कि इसराइल को अगर आज लगाम ना डाली गई तो फिर ये सूरत हाल काबू से बाहर हो जाएगी, क्योंकि इसराइल पहले हमला करता है और उसके बाद कहता है कि मैं तो अमन चाहता हूँ, मैं तो अमन रिस्टोर करना चाहता हूं, लेकिन जंग और अमन ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं। तो ये बयान ऑलरेडी उसके अपने इकदाम के मुतजाद है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।